नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रीतम विश्वकर्मा। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम देख रहे होंगे ना कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि क्लास 10th है और बोर्ड का पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। बहुत ज्यादा हमारे पास समय नहीं है, मैक्सिमम 27-26 दिन के आसपास है। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ना, छोटा से छोटा मैं वीडियोस का क्लिप बनाऊंगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग कवर करेंगे इजी वे में। कुछ थ्योरीज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है। डेफिनेटली मैं एकदम बेसिक टू आपको एडवांस तक बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। एक चीज और आप लोग को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, कि जब भी कोई चैप्टर पढ़िए तो उसका मार्क्स आपको पता होना चाहिए ना, कि उसका वेटेज क्या है। तो डेफिनेटली जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, उसका वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का हर एक टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है, हर एक टॉपिक। डेफिनेटली ज्यादातर जब बच्चे प्रूफ की बात आती है ना, तो अच्छे से अच्छे लोग जो है ना, वो थोड़ा सा डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि उनको वे ऑफ कैलकुलेशन नहीं पता होता है, वे ऑफ मेथड नहीं पता हो कि कब किस जगह पर हमें कौन सा मेथड यूज करना होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग इस वीडियोस में यही सब चीजें देखने वाले हैं। कम से कम ये 5-6-7 वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपको बना दूं। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगा, बहुत ज्यादा लेंथन नहीं करेंगे, छोटा से छोटा वीडियोस क्लिप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो क्लास है वो क्या है हमारा, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ट्री लगाया हुआ है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ से TRY मैंने कट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा बस थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड लगा करके हमने कुछ किया हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये होगा इंट्रोडक्शन। डेफिनेटली भाई कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन हमको पता ही होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम है या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उम्मीद है कि ये आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को आता ही होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आता है ना तो थोड़ा सा 1-2-3-4 मिनट के वीडियोस पे मैं इस पे बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, फिर रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में होगा। फिर क्या दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे 90 तक खत्म करेंगे। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये वही टॉपिक है ना जिसमें बच्चे जो होते हैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना वो क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फियर ना हो किसी भी टॉपिक्स को सिंपल वे में समझाने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ना अपना लेक्चर। जैसे मान लीजिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ट्राइगोनोमेट्री, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको लिखने का ना 2 तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, किसी बुक में ना अगर आप देखेंगे, जैसे RD शर्मा की अगर मैं बात करूं, तो RD शर्मा ने इसमें क्या किया है, उसने ट्रिग्नोन लिखा हुआ है। ठीक है ना, ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल। ठीक है, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट होता है। इज दैट क्लियर? ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। ट्रिग्नोमेट्री RD शर्मा में कैसे लिखा हुआ है, ट्राइगोनोन का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो ट्राइंगल के एंगल्स के मेजरमेंट को हम लोग जब भी करते हैं, या फिर स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्लियर है इतना? अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर इसको मैं खुद अपने लैंग्वेज में तोड़ना चाहूं तो इसको मैं 3 तरीके से तोड़ सकता हूं। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, तो सबसे पहले मैंने माना हुआ है ट्राई। ठीक है, दूसरा हमने क्या माना है इसमें, गॉन। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, मेट्री। बताइए क्लियर है ना? इतना बातों को ध्यान समझिएगा। ट्राई का मतलब हम लोग क्या मानते हैं, 3 मानते हैं। ठीक है, गॉन का मतलब हम लोग क्या मानते हैं, एंगल मानते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली मेट्री का मतलब हम लोग क्या मानते हैं, मेजरमेंट मानते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आज से 1-2 दिन पहले बोला था ये वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने, या फिर ये बोल सकते हैं ना कि व्यस्तता की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, उसके लिए सॉरी। अच्छा, फिर से देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हमने क्या बताया, ट्राइगोनमेट्री। ठीक है, तो जब भी बात करें, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी पेपर लीक करने वाला काम नहीं करूंगा, मैं आपको वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपको हमेशा के लिए काम देगा। ठीक है ना?
पेपर लीक करने का काम नहीं करेंगे। डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन देखा जाए जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करते हैं थ्री एंगल्स की बात करेंगे तो आप ये कहेंगे सर थ्री एंगल्स, तो डेफिनेटली हमारे पास किसके पास आएगा, ट्राइंगल के पास आएगा, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल भी तो हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लीजिए, एंगल के बेस पर भी ले सकते हैं या साइड के भी बेस पर ले सकते हैं। सिंपल वर्ड में मैं ये बोल सकता हूं, तो हमको किस ट्राइंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है, ठीक है। तो याद रहे आपको, जो ट्राइंगल होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ना होता है। क्लियर है ना। अच्छा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। जब भी मैं बात करूंगा यहाँ पर ट्राइंगल्स के बारे में तो आप कहेंगे कि सर कौन सा ट्राइंगल, मैंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल भी फर्दर दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा होता है हमारा स्केलिन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा तो डेफिनेटली अगर जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा वीक होगा, जिसको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है ना, तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री जो है कम से कम 20 से 30% ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देता हूँ, ठीक। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोशिश करता हूँ कि मैं एक बाउंड्री बना दूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा पार्टीशन हो जाएगा ना यहाँ पर, तो इजी होगा। लाइन सीधा है अभी, देखिए जैसे मैंने ले लिया ना, सबसे पहले आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। एक दो बस एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। ये चीज आपको एकदम ध्यान से समझना होगा, इसलिए अगर आपका ध्यान इधर उधर होगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कोऑपरेट करिए इधर और अपने ध्यानों को इधर भटका करके रखिए। देखिए, अगर मैंने इसको नाम दिया ए, ये रहा हमारा बी और ये रहा हमारा सी, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये आएगा ना कि जो राइट एंगल है वो किस पर है, तो राइट एंगल सी पर है। ये बात आपको हमेशा याद होना चाहिए। देखिए, कभी भी जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए ना, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल किसके ऊपर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कभी भी आपके लाइफ में अगर कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए और आपको दो साइड के बारे में पता हो, तो तीसरा साइड निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोल दिया कि इसका वैल्यू ए है, सीबी को मैंने क्या माना है, ए माना हुआ है, ठीक है। ध्यान समझिएगा मेरी बात। एसी को भी मैंने क्या माना हुआ है, ए ही माना हुआ है। भाई आइसोसेलेस है ना, तो आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है। ट्राइंगल का मेजरमेंट मैं कर नहीं रहा हूं, बस ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तो थोड़ा सा भावनाओं को समझिएगा इसमें, ठीक है। अच्छा, तो अब पूछते हैं कि हाइपोटेनियस की जरा आप बताइए कि क्या आएगा। तो हाइपोटेनस को अगर हमको निकालना होगा, ठीक है, तो क्या करते हैं कि अगर मैं ये बोल सकता हूं कि इन ट्राइंगल, नाम ले लेते हैं ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं यूज करूं तो फॉर्मूला याद होगा ना आपको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। जहां तक मुझे पता है, उम्मीद है कि ये वाला फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो सीबी है ना, फिलहाल में मैं इसको बेस मान लेता हूं और जो एसी है ना, मैं उसको क्या मान लेता हूं, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मैं एक छोटा सा लॉजिक लगा रहा हूं, लेकिन परपेंडिकुलर बेस डेफिनेटली ऐसे नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी मान करके चल रहा हूं, बेस का मतलब क्या मानते हैं हम लोग, सरफेस,
और अगर कोई भी चीज ऐसे स्टैंड टाइप का देखिए, हाइट टाइप का, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर ना आगे अभी बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट, ठीक। तो मैंने मान लिया सीबी को मैंने मान लिया बेस और एसी को मैंने मान लिया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो बेस का जो वैल्यू है मैंने माना इसको ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करता हूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की भी वैल्यू क्या है हमारा ए स्क्वायर। देखिए बेस ए और परपेंडिकुलर ए, तो स्क्वायर हम लोग ने कर दिया। अच्छा अब ये बताइए, एकदम ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने ए स्क्वायर, तो आपका क्या क्या जवाब होगा, ठीक है। याद रखना है आपको, अगर कभी भी मल्टीप्लाई हो तो इसका आंसर कुछ और होता है, अगर कभी भी प्लस हो तो इसका आंसर कुछ और होता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो मैं हमेशा इसके पावर्स को ऐड करता हूं, ए का पावर ए और इसका ए का पावर एक, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2। लेकिन अगर प्लस हो तो मैं इसको जोड़ता हूं, जैसे ए और ए कितने ए, तो 2a बोलते हैं, क्लियर है ना। जैसे याद रखना है ना कि आम अगर मैं यहां पे रख दूं आम, ठीक है, और यहां भी अगर मैं रखता हूं आम, तो अगर आपसे पूछा जाए कितने आम, तो आपने बोला एक आम और एक आम, टोटल कितने आम, तो 2 आम, ठीक है। तो आपने ये बताइए आम बोलो, अगर मैं ऐसे बोल दूं आम बोलिए, ठीक है, या फिर एक आम बोलिए, दोनों बातें क्या है, सेम है। ठीक उसी प्रकार आपको यहां भी ध्यान देना है, एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर दोनों मिला करके हाउ मच ए स्क्वायर, तो मैंने बोला 2a स्क्वायर। इज दैट क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक है। अच्छा फिर यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा आप अपने लाइफ में याद रखिएगा, उस कॉन्सेप्ट में बताता जा रहा हूं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं स्क्वायर को रिमूव करना, तो आपको वहां पर क्या वर्ड यूज करना होता है, रूट लगाना होता है, क्लियर है ना। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं रूट को रिमूव करना, तो आपको वहां पर क्या लगाना होता है, स्क्वायर। ये आपको मूल मंत्र दे रहे हैं, हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा आपको पाइथागोरियस थ्योरम में ना इसकी जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहां पर हमने बता दिया, अब यहां पर देखिए हमें वैल्यू किसका चाहिए, h का वैल्यू चाहिए या h स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हमें h की वैल्यू नहीं चाहिए, सॉरी h स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, h का चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, ठीक है। अच्छा रूट हमने लगाया, तो एक रूल हमको और भी पता होना चाहिए हमेशा, कि अगर आपको कभी भी, अगर मैं लिखता हूं a b रूट अगर हमने लगाया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रूट a इंटू रूट बी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं लिख दूं रूट a प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रूट a प्लस रूट बी, ठीक है। क्या ये बात सही है, तो याद रखिएगा सिर्फ पहला वाला सही है लेकिन दूसरा वाला सही नहीं है, ये हमारा हमेशा गलत के कैटेगरी में आता है, गलत के श्रेणी में आता है, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए कभी भी ना अगर आपने एक्सपोनेंट रूल पढ़ा होगा ना, तो आप एकदम बकायदे वहां पर ये सब चीजें अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। इसके ऊपर बहुत डीप हमको जाना नहीं है, वरना ट्रिग्नोमेट्री को हटा करके हम लोग एक्सपोनेंट में घुस जाएंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि अगर यहाँ पर एक और चीज है, छोटा सा लॉजिक आपको याद रखना होगा कि मैंने बताया स्क्वायर से रूट जो होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको जानना है क्यों, तो बस थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर रखता हूँ इस पर, इस चीज को भी समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ एच स्क्वायर का आपको क्या करना है, रूट से हटाना है, तो हमेशा अपने लाइफ में याद रखिए कि रूट एम का मतलब होता है एम के पावर में 1/2, क्लियर है ना, सर्ड्स के फॉर्म में आ जाता है ये। मैंने फिर से बोला रूट एम इक्वल टू एम के पावर में 1/2 मीन्स रूट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पावर में 1/2। अगर मैं यही लिख दूंगा क्यूब रूट एम, तो इसका मतलब होता है एम के पावर में 1/3 हो जाता है, ठीक है। एकदम ठीक उसी प्रकार अगर मैं इस वाली चीजों को ला करके यहां पर रखूं एच स्क्वायर, तो आप ध्यान देंगे एच स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, क्लियर है इतना। और फिर ये जो रूट है ना वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा पावर में कितना, 1/2। तो जब भी ऐसा केस आता है तो मल्टीप्लाई अगर हो तो जो भी 2 है वो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। अगर 2 से 2 कैंसल आउट होगा तो h की पावर में कितना आ जाएगा, 1, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं h बोल सकता हूं।
बताइए मेरी बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है इतना? अच्छा, अगर इतना हो गया तो मैं देखो इतनी बातें न करूं, इतना लफड़ा न करूं, डायरेक्ट मैं क्यों ना रूट और स्क्वायर को कट कर दूं। तो मैंने वही काम किया, यहाँ से कट कर दिए, यहाँ पर आ जाएगा h, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया अगर मल्टीप्लाई दिया हो तो मैं उसको अलग अलग लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको √2 इंटू √a का स्क्वायर। फिर वही वाली बात आ गई, जैसे यहाँ पर एच स्क्वायर का जो रूट कैंसल आउट हुआ था, मैं चाहूं तो यहाँ से रूट, जो रूट के अंदर जो ए स्क्वायर दिया गया उसको भी कैंसल आउट कर सकता हूं। तो जब मैं यहाँ से कैंसल आउट करूंगा तो मुझको मिल जाएगा h इक्वल टू √2a। याद रहे √2 जो है ना एक पास रहेगा और a जो है वो तुम्हारा रूट के बाहर रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस का वैल्यू। बताओ क्लियर है इतना? यही चीज हमको बस ध्यान देना था। आया समझ में? फिर से मेरी बात एक ध्यान से सुनिए। अभी देखिएगा, इतना लफड़ा न करने से बस एक लैंग्वेज में आपको ना यहाँ पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। जैसे आपने कहावत सुना होगा ना, चट मंगनी पट बिया, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं, चट मंगनी पट बिया, क्वेश्चन में भी और थ्योरम्स में भी, ठीक। डेफिनेटली ऐसा ही होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और कभी भी ये उम्मीद मत लगा करके रखिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा एकदम सीरियस होकर के पढ़े, थोड़ा सा मूड भी आपका फ्रेश होना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे विवाह को न यूज करके मैंने बियाह वर्ड यूज किया है, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं ना। जैसे देख लीजिए, फिर से एक बात बताता हूँ फटाक से, अगर कोई भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाए, ठीक है, मैंने यहां पर बोला ये बी है, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, बी। तो आपको बताना है हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा। आंख बंद करिए और डायरेक्ट बोलिए, कहिएगा h की जो वैल्यू है, जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, यहां पर आप क्या लगा देंगे, बाहर लगाएंगे √2, ठीक है। और a जो कि यहाँ पर a लिखा गया है, वो यहां पर आप क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। आया समझ में? अच्छा, थोड़ा सा फटाक से देख लेते हैं इसको। अगर मैं इसको बेस मानूं, एक दो आप थोड़ा सा ट्राई भी कर लीजिए ना, वरना पता चलेगा कि मुझको गलत ही साबित कर देंगे। इसको मैंने बेस मान लिया, इसको मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर। एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर, हाउ मच बी स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे 2b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर हमको, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि अगर आपको कभी भी रूट हटाना है, सॉरी स्क्वायर हटाना है तो रूट लगाना है, हटाना है तो रूट लगाना है। यहाँ से मैंने हटा दिया, अब यहाँ पर हो जाएगा h, और ये हो जाएगा हमारा √2 इंटू बी का स्क्वायर रूट। अब इसको ये कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √2 इंटू बाहर में भी, और ये हो जाएगा हमारा h, ठीक है। इतना बड़ा लफड़ा न करें, इतना बड़ा लफड़ा न करें, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्या कर दिया है, वही जो मैंने अभी जस्ट कहावत बोला था, चट मंगनी पट बिया, ठीक है। तो यही चीज कॉन्सेप्ट हम लोगों को बना करके चलना होगा। देखिए याद रखिए, मैथ्स को इंटरेस्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज को ना बस फट 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 पागलों की तरह ये नहीं, क्वेश्चन लीजिए सॉल्व करते जाइए एकदम। हमेशा हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्रिक और लॉजिक छिपा होता है, वो हमारा काम है कि हम कैसे खोजें और उसको कैसे बनाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैंने ये रख दिया, इसको मैं मानता हूं 3, ये भी है हमारा 3, और इसके बारे में आपको मैंने पूछ दिया कि जरा बताइए इसकी वैल्यू क्या है। आंख बंद करिए, ठीक है, फटाक से लगाइए √2 और ये कर दीजिए 3। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, अगर वेरिएबल्स है तो मैं बाद में लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमारा वहां पे न्यूमरल्स आ जाए, डिजिट्स आ जाए ना, तो मैं इसको ऐसे न लिख करके, जैसे ऐसे न लिख करके मैं क्यों ना इसको थोड़ा सा सुंदर और साधारण वे में लिख दूं, तो मैं लिख दूंगा 3√2 लिख दूंगा। आया समझ में कि नहीं? क्लियर है इतना ना? देखो इतना ही थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है बस। अच्छा, एक चीज और है, थोड़ा नंबर वाला देख ले, वरना कहेंगे अल्फाबेट्स में हमको आप फंसा करके रख दिए, ठीक है। अगर इसको मैं बोलता हूँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा 9। अगर यहां से मैं लगाता हूं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, ठीक है।
ये कट जाएगा, हमारा बचेगा h। और अगर √18 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो √18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ठीक, देखिए √18 को जरा प्राइम फैक्टराइजेशन आता है कि नहीं आता है ना, तो उसको मैं लिखता हूँ √18। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालिए, 2 9 जा 3 3 जा 3 बन जाए, ठीक है। अब इसको बहुत बाकायदे आपको करने आता होगा ना, कि जो चीज पेयर्स में होता है उसको एक साथ लिखते हैं। तो जैसे मैं जितनी भी चीजें दिया गया मैं इसको उठा करके लिखता हूँ, तो जगह ही भर गया भाई, कोई नहीं, इसी में कहीं इधर उधर करके लिखते हैं, ठीक है। h इक्वल टू रूट के अंदर मैंने लिख दिया 2 × 3 × 3। क्लियर है इतना? अच्छा, अब जो सेम नंबर्स होते हैं उसका पेयर बनाते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ h इक्वल टू रूट के अंदर 2 × 3 का स्क्वायर। अच्छा, फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? h इक्वल टू 2 या फिर √3 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ ज्यादा ही साइड चला गया लग रहा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? h इक्वल टू √2 अलग हो जाएगा, 3 स्क्वायर अलग हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो देख के बताइए h की वैल्यू 3√2 आया कि नहीं आया? आया ना? तो ध्यान दीजिए, इतना लफड़ा आपने किया, इतना लफड़ा किया, तब ये हमारा आंसर आया, है ना। इतना लफड़ा करने से बढ़िया जो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया वही वाला यूज करिए। बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक मत लगाइए, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। अगर आइसोसेलेस और डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ कुछ समय बाद, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस हैं कुछ जिसका मैं प्रैक्टिस आपको बाद में कराऊंगा। अभी तो हमारा काम जो है वो क्या है, कॉन्सेप्ट को खत्म कर लेना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ रूट इतना हो जाएगा, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बनाया, मैंने बोला कि ये 5 है, ये भी 5 है, इसकी वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलेंगे इसका आंसर जो है वो जाएगा 5√2 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और इसका जो आंसर था वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए, डेफिनेटली आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये सब जितनी भी चीजें थी वो इजी हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक, स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं इसमें स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसका पाइथागोरस थ्योरम के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान देना है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमने राइट एंगल ट्रायंगल, अभी सही जा रहा है वीडियो, अगर हम बात करते हैं ना, जैसे मान के चलिए कि इसका हमने नाम रख दिया ना PQR, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, राइट एंगल एट Q। राइट एंगल जो है वो किस पर है तुम्हारा, Q पर बना हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं मान लेता हूँ हाइपोटेनस, इसको मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा सॉरी बेस, ठीक है। अब इन्हीं सब चीजों को मान करके थोड़ा सा देखते हैं कि स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम से अगर आपको 2 साइड पता होता है तो तीसरा साइड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इसका भी वही हाल होगा ना, चट मांगनी पट गई, इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक तो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ना कि मैंने बेस को मान लिया 3, ठीक है, और मैंने परपेंडिकुलर को मान लिया है 4। तो मैंने आपसे पूछा कि जरा बताइए कि ये जो हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा, तो बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आप लिखेंगे कि इन राइट एंगल क्या नाम है, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, क्लास 10th जो होता है ना, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा ट्रिक का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल पर ये जानने का एग्जामिनर कोशिश करते हैं ना कि हम लोगों को वे ऑफ राइटिंग कितना परफेक्ट आता है। याद रहे, जितना भी आप बेहतरीन अगर वे ऑफ राइटिंग करते हैं ना, उतना ही ज्यादा एग्जामिनर इंप्रेस होता है और उतना ही आपको अच्छा मार्क्स देता है, ठीक है। उड़ा उड़ा के लिखने की हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है।
3 घंटे का पेपर है, जो भी 37, 35 whatever 39 क्वेश्चन जो भी दिया जाए हमारे पास, उसको हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको टाइम का मैनेजमेंट पता हो तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट पर भी हम लोग बात करेंगे कुछ समय बाद, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं ना। तो हमने क्या देखा, मैं बोल सकता हूँ कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा हाइपोटेनियस, नहीं पता है भाई हमको, हाइपोटेनियस जो है ना ये हमको नहीं पता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर साइड है, ठीक है। दूसरी चीज, बेस की अगर मैं बात करता हूं तो बेस कितना दिया गया हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा हमारा साइड वाला इमोजी, ठीक है। अच्छा, फाइनली अगर देखेंगे तो 9 प्लस 16 कितना होता है, तो 9 प्लस 16 को हम लोग बोलेंगे 25 होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब 25 ये किसकी वैल्यू थी, तो ये था हमारा एच स्क्वायर। जरा बताइए क्या हमारा आंसर आ गया? हमारा आंसर नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमको एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें जिसकी वैल्यू चाहिए थी उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एच बोल रहे थे, ठीक है। तो मैं यहां से लगाऊंगा रूट और यहां भी लगाऊंगा रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसल आउट, तो जो h की वैल्यू है वो हो जाएगा। अच्छा, रूट 5 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैंने बोल दिया 5 का, तो जो हम लोग का हाइपोटेनियस है, ठीक है ना, हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब तो सैड नहीं हो, फाइनली हमने इजी वे में निकाल लिया, इसलिए अभी फिर सैड हो गया भाई। इमोजी बन जाएगा हमारा स्माइल वाला, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया कि अगर कभी भी देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना होता है, इसमें अगर आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम में ये जितने भी डिजिट्स दिख रहे हैं, जैसे कि आपको मैं बात करूं किसका किसका, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5, तो हमने क्या कर दिया, इन तीनों को एक बंधन में बांध दिया, जिसका नाम हमने क्या रखा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर है ना? पाइथागोरस थ्योरम में एक साइड, दो साइड, तीन साइड, इन तीनों के वैल्यू को एक साथ रखा जब हमने, तो हमने नाम रखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। ऐसा कतई नहीं होगा कि अगर 3 और 4 को रखे तो h की वैल्यू कितना आ जाए 6 आ जाए, या 5 और 4 को रखे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाए 7 आ जाए, कुछ भी नहीं होगा। हमेशा याद रखना है, अगर एक साइड 3 है दूसरा साइड 4 है, आंख बंद करके बोलिए कि तीसरा साइड क्या होगा 5 होगा। अगर एक साइड 5 है दूसरा 4 है तो तीसरा कितना होगा 3 होगा, ठीक है ना। ऐसे आपको लॉजिक लगाना होता है, ये हमेशा एक साथ आते हैं सब, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अगर स्केलन और राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आपको साइड्स के बारे में पता हो गया ना तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो हमको लग रहा है लंबा हो रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना आपको जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स मूड बनाइएगा और अच्छे से वीडियोस को देखिए, आपको परफेक्ट एकदम 100% श्योर है कि ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी से अच्छी बेसिक्स और अच्छी से अच्छी चीजें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल का हमेशा किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपसे कोई पूछता है जरा बताइए इस वाले एंगल का नाम क्या है, आप बिना सोचे कह देंगे कि भाई ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल है, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस वाले एंगल को, तो आप कहेंगे सर ये तो एक्यूट है। अच्छा, एक्यूट एंगल, एंगल्स को रिप्रेजेंट करना है तो किसका यूज करते हैं, तो हम लोग चाहें तो अल्फा बीटा गामा का यूज कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो कोई भी एब्रिविएशन यूज करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर फिलहाल में मैं थीटा का यूज करता हूं, क्लियर है ना, थीटा का मैंने यूज किया। अच्छा, थीटा का जब मैंने यूज किया तो हमको एक बात हमेशा याद रखना है कि जस्ट 90 डिग्री के सामने जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्लियर है इतना? अच्छा, दूसरी बात, थीटा के सामने जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो रिमेनिंग जो भी बचता है एडजेसेंट साइड में उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बेस देते हैं। आया समझ में? फिर से मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं साइड में, क्या लिखता हूं कि अगर कभी भी
राइट एंगल के जस्ट अपोजिट में, जस्ट सामने की बात करूं तो वहां पर कौन पाया जाएगा, तो हाइपोटेनस पाया जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं थीटा, थीटा के जस्ट अपोजिट, तो थीटा के जस्ट अपोजिट जिसको पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्लियर है इतना। लास्ट में क्या बचेगा हमारा, अगर एक और है थीटा एडजेसेंट का मतलब समझ रहे हैं ना, पड़ोसी या सटा हुआ, ठीक है। तो ये जो एडजेसेंट जो रिमेनिंग साइड है एडजेसेंट में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बेस देते हैं। क्लियर है ना। तो ये रहा हमारा परपेंडिकुलर और बेस पहचानने का तरीका, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करता हूं, मैंने नाम रख दिया यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है। तो ध्यान देना है क्वेश्चन में किसके बारे में पूछता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा देख करके क्यू के बारे में पूछे, जरूरी नहीं है कि आपको आर के बारे में पूछे, जरूरी नहीं है कि आपको पी के बारे में पूछे। हमेशा जब भी क्वेश्चन दे रहा है तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि वो पी के बारे में पूछा है कि आर के बारे में पूछा है कि क्यू के बारे में पूछा, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर जो रेशियोज होता है ना, वो हम लोग इसी के ऊपर ज्यादातर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान देना है ना कि पी के बारे में पूछता है कि आर के बारे में पूछता है। तो जरा बताइए, राइट एंगल तो कंफर्म है भाई, राइट एंगल फिक्स होता है, जहां पर 90 डिग्री है वही हमारा राइट एंगल है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बेस और परपेंडिकुलर का, तो मैं किससे रिलेटेड बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला कि मैं पी से रिलेटेड बात कर रहा हूं। तो पी के लिए जो परपेंडिकुलर है, ध्यान से, पी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो जस्ट उसके सामने पाया जाएगा। तो कौन है हमारा, क्यू आर। तो मैंने लिख दिया क्यू आर, आया समझ में। दूसरी चीज उसके अलावा थीटा के भाई सामने जो होता है हाइपोटेनस, ये तो पता ही है। दूसरी चीज, और पी जिसका एडजेसेंट है, जिस पर ये वाला एंगल बैठा हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस। तो बेस में कौन आ जाएगा हमारा, पी क्यू आ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करता हूं आर, तो आर के लिए जस्ट उसके सामने जो रहेगा वो कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो आर के जस्ट सामने जो है वो परपेंडिकुलर है, तो आर के सामने कौन है, पी क्यू, ठीक है। और आर जिस पर एडजेसेंट बोले तो जस्ट इससे जो सटा हुआ है या फिर उसको पड़ोसी हम लोग मान करके चलते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस। तो ये हो जाएगा बेस। बेस का नाम हमने क्या रखा है, क्यू आर। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। तो ये एक मेथड है हमारा किसको पहचानने का, परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने का, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, आज के बाद आप लोग एक चीज भूल जाएंगे, ठीक है, कि जो हॉरिजॉन्टल है उसको बेस माने, जो वर्टिकल उसको परपेंडिकुलर माने। हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि जो एंगल्स के बारे में बात करेंगे, एक्यूट एंगल वही डिफाइन, फिर से एक्यूट एंगल ही डिफाइन करता है कि आपका परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। इज दैट क्लियर, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पेपर लीक नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग करने के योग्य रहेंगे, ठीक है ना। पेपर लीक में मैंने 10 क्वेश्चन बताया, वही पढ़ करके जाएंगे, पेपर निकाल लेंगे, आपका मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अगर बात होगा इन फ्यूचर का तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। देखिए, मैंने बताया था पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात जब हमने किया था तो क्या था हमारा, 3 4 5, 3 मैंने बताया था, तीनों का बॉन्ड बनना चाहिए। तो अगर 4 5 अगर दिया गया है तो डेफिनेटली जो एक बचता है वो हमारा कौन हो जाएगा, 3, ठीक है। फिर 3 5 अगर दिया गया है तो जो बचेगा, यहाँ पर 4 5 दिया है तो रिमेनिंग कौन है, 3। यहाँ 3 5 दिया है तो रिमेनिंग कौन है, 4, ठीक है। और यहाँ पर 3 4 दिया गया तो रिमेनिंग कौन है हमारा, 5 दिया गया, ठीक है। याद रखिए, ये हो जाएगा हमारा पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये हो जाएगा हमारा दूसरा। अगर 5 12 दिया है तो तीसरा कौन हो जाएगा, 13। 12 13 दिया है तो तीसरा कौन हो जाएगा, 5, ठीक। अच्छा, 8 15 दिया है तो तीसरा कौन हो जाएगा, 17। ऐसे करके अगर इन सभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को
5 मिनट लगेगा, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत सा फिल्म गाना याद कर लेते हैं ना, वैसे बस 5 मिनट लगेगा। आप अगर इस चीज को बहुत अच्छे से अगर याद कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आपके दिमाग में ही हो जाएगा। खैर अगर सॉल्व करना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे लिए है ही, सोने पे सुहागा करने के लिए, तो उसका यूज हम लोग करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर ये चीजें आपको याद रहता है ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना आपके दिमाग में ही हो जाएगा, इस चीज का मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए मैं बस इतना ही करूंगा, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।